मैम अगर हम बात करें कि आपके पास इतने लोग आते हैं तो आईवीएफ कराने के लिए क्या लोगों के पास होता है, मतलब क्या रीज़न होता है कि उनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है? ऐसे होता है कि देखो, एक कपल जब उनकी शादी होती है और जब वो हाँ। 12 महीने ट्राई कर रहे हैं, 12 ओके। मंथ्स वो ट्राई कर रहे हैं और कंसेप्शन नहीं हो रही, तो ओके। उन्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए टू टेक ओके। गाइडेंस। अब जो राइट। स्पेशलिस्ट है वो उनको बताएगा कि ओके। जैसे उनकी बेसिक चीज़ें चेक करेगा, लेडी का एग कैसा बन रहा है, हस्बैंड का सीमन सैंपल कैसा है, राइट। और लेडी की ट्यूब्स कैसी हैं। ओके। पहले ये बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। ओके। अगर ये सब अच्छा है तो फिर नीड नॉट गो फॉर आईवीएफ डायरेक्टली, Right. स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। मेडिसिन से भी कुछ हाँ, प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व हो जाती मेडिसिन, हैं? पहले तो हम इवन जस्ट बेसिक मेडिसिन दे के सुपरवाइज करते हैं कि एग कैसा बन रहा है, डेट्स दे देते हैं राइट। अगर सब कुछ अच्छा है। हाँ हाँ। और अगर नहीं प्रेगनेंसी होती फिर हम आईयूआई पे जाते हैं। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ओके। तो इसमें आप सीमन सैंपल लेके उसकी क्वालिटी बढ़ा के लेडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हो, ताकि Right. अगर सीमन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश करते हो बाय इंजेक्टिंग इट डायरेक्टली इनटू द फीमेल। ओके। और अगर आईयूआई भी 3 to 6 साइकिल्स डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट नहीं रिजल्ट दे रहा, हाँ तो हाँ। आप आईवीएफ की तरफ जाते हो। ओके। अगर किसी पेशेंट की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं फिर हाँ, आप हाँ। आईवीएफ की तरफ जाते हो। किसी को सिवियर कोई ऐसी डिजीज है यूट्रस की तो आप आईवीएफ के लिए जाते हैं। ओके मैम, अगर एक ट्यूब बंद हो और जो फेलोपियन ट्यूब्स हाँ। होती हैं तो दूसरी वर्किंग हो तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर Definitely उसी हो साइड पे सकती है। अच्छा एग बन रहा है, जो ट्यूब ठीक है, ओके। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी एक ही ट्यूब काम कर रही है और Okay. आराम से उनको कई बारी डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता, अपने आप नेचुरल प्रेगनेंसीज होती हैं। ओके। मैम जैसे जब मुझे लगता है कि छोटी थी तब मुझे को कभी भी मैंने ऐसा सुना नहीं है कि कोई आईवीएफ के लिए जा रहा है या फर्टिलिटी इश्यूज हैं, लेकिन आजकल अगर हम आसपास भी देखते हैं तो बहुत सारे फर्टिलिटी इश्यूज या लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने में। तो आपके हिसाब से क्या रीज़न है, क्या कि आजकल ये फर्टिलिटी इश्यूज बढ़ गए? आपको लगता है कि बढ़ गए? फर्टिलिटी इश्यूज डेफिनेटली बढ़े हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक लड़की की शादी भी अब लेट होती है, एज डिले हो गई है। फिर उसके बाद जब उसने प्रेगनेंसी प्लान करनी है वो भी डिलेड है। हाँ, और अगर प्रोफेशनल है तो थोड़ी सी प्रायोरिटी उधर चली जाती है कुछ सालों के लिए, और फिर बेबी प्लान किया जाता है। फिर इसीलिए जब हम डिले करते हैं तो ज़्यादा, फिर उसके बाद वो पैनिक करते हैं। जब हाँ, उन्होंने सपोजिंग प्रेगनेंसी 2-3 साल डिले कर दी, उसके बाद अगर विद इन 2-3 मंथ्स रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने पैनिक करना है और स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो जाने हैं। अगर स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी और अचीव करनी डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज स्ट्रेस, हमें किसी भी चीज़ में अगर स्ट्रेस होगा वो काम अच्छे से नहीं होता ही नहीं। सो इसीलिए स्ट्रेस, जब हमने डिले किया फिर पैनिक हुआ और स्ट्रेस हुआ। मैम जैसे आपने बोला कि 3-4 ईयर्स लोग आजकल वेट करते हैं बेबी के लिए आफ्टर मैरिज, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, स्पेशली पिल्स की अगर हम बात करें, तो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेने से भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है? नहीं करती हो। अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा ले लेते हैं, नॉर्मली लोग 1 year 2 years इससे ज़्यादा नहीं लेते जब उन्होंने अभी प्लान करना है। थोड़ी देर के लिए वो ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होती है, एग रिलीज की जो प्रोसेस होती है, उसको इनहिबिट करती है, लेकिन आफ्टर फ्यू साइकिल्स वो नॉर्मल हो जाता है। सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं कॉज करते, बट अदर थिंग्स जैसे आजकल की एनवायरनमेंट है, इतनी पॉल्यूशन है, हर चीज़ में एडल्ट्रेशन है, जो हम केमिकल्स हमारे अराउंड हैं, हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, और जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, आई थिंक एवरीथिंग हैज़ चेंज। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि पहले ये सब नहीं था, तो अब ये चीज़ें आ गई हैं। तो मतलब बाकी ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, सो आई थिंक ये तो मेजर फैक्टर्स हैं। बिकॉज मैंने देखा है कि एक जब व्हेन अ मैन स्टॉप्स स्मोकिंग तो उसका सीमन काउंट बेटर हो जाता है। या अल्कोहल अगर कोई बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहा है और उसे रिड्यूस कर दे या बंद कर दे, एंड तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इवन फॉर अ वुमन ऑल्सो, उसके लिए भी सेम है आजकल। तो मतलब अल्कोहल और स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो वो विमेन को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फॉर प्रेगनेंसी, या मैन अगर वो ज़्यादा लेते हैं तो? देखो, दोनों को ही इफेक्ट कर रहे हैं।
Okay. जब एक आदमी स्मोक करता है यूजुअली अपने घर पे अपनी वाइफ पैसिव स्मोकिंग भी कर रही है, बिल्कुल, और अगर वो खुद कर रही है तो उसकी oocyte क्वालिटी या एग क्वालिटी बहुत डाउन जा रही है। Okay. आदमी की स्पर्म क्वालिटी डाउन जा रही है, काउंट रिड्यूस हो रहा है, उसकी मोटिलिटी रिड्यूस हो रही है। Okay. सेम इज द केस विद अल्कोहल। सो Okay. मतलब यहाँ पे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में अल्कोहल और स्मोकिंग इन वुमेन, बढ़ रही है अर्बन इट एरियाज हैज में। इंक्रीज्ड, Yes. बट इन फॉरेन कंट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ के लोग बल्कि हमसे पहले संभल गए। ओके, तो मैम जैसे अगर कोई लेडी ड्रिंक करती हैं, अगर वो बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चलो अभी 1 ईयर हम या ड्रिंक या स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो उसका फ़ायदा रहता है? डेफिनेटली मतलब तो एग क्वालिटी मतलब बेटर हो जाती है, better और हो जाती आइडियली है। तो दे शुड नॉट बी स्मोकिंग सो मच, और अल्कोहल की intake आइडली भी तो नहीं करना मतलब चाहिए, ताकि अपनी जनरल हेल्थ भी देखनी है। दिस इज नॉट ओनली जस्ट फॉर प्रेगनेंसी। या क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि हमने अल्कोहल छोड़ दी है फॉर हाँ, 2 इयर्स, पता चल जाता है कि दे आर ट्राइंग। दे आर ट्राइंग। हाँ ठीक है मैम, जैसे आपने एक और बात करी लैपटॉप की, तो जैसे मैंने सुना है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो लैपटॉप या फोन्स आजकल पॉकेट में रख लेते हैं या लैपटॉप को लैप पे रख लेते हैं, तो क्या वो भी इफेक्ट करता है? डेफिनेटली जो स्पर्म का बनना होता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, और ये मतलब टेम्परेचर जब बहुत गर्म एनवायरनमेंट हो जैसे, तो ये स्पर्म्स का जो बनना है ये इफेक्ट हो जाता है। ओके, काउंट कम हो जाता है, मोटिलिटी कम हो जाती है। तो जैसे इसीलिए हम लोग प्रोफेशन भी पूछते हैं कि जब किसी का सीमेन काउंट अच्छा नहीं होता, हम कहते हैं कि आप बहुत गर्मी में जैसे फर्नेसेस या बेकर्स, आप वहां तो नहीं काम कर रहे। आजकल तो लैपटॉप्स ही हैं, तो एवरीबडी इज यूजिंग अ लैपटॉप, सो हीटेड एनवायरनमेंट, जो मतलब जो टेस्टीज को अगर इतना हीटेड एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो स्पर्म्स जो फॉर्म कर रही है वो मुश्किल हो जाता है। और जैसे टाइट जीन्स वगैरह पहनने से वो भी हम फर्क उन्हें पड़ता है? लूज क्लोथ्स कहते हैं पहनने के लिए, ताकि मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस पे इफेक्ट ना हो। जैसे सोना बाथ्स हैं आजकल बहुत इन फैशन, हॉट सोना बाथ्स, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट करते हैं। तो ये मेल्स के लिए है स्पेसिफिकली? ये मेल्स के लिए, तो उनको इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, राइट मैम। और मैम जैसे डाइट आजकल अगर हम देखें तो बहुत चेंज हो गई है रिसेंटली, फास्ट फूड कह सकते हो या इतनी हेल्दी डाइट हम नहीं लेते हैं, तो डाइट का भी इफेक्ट रहता है? यस डेफिनेटली, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट इज रिकमेंडेड जब आप कंसीव करना चाहते हैं। ओके, ताकि जंक फूड अब एक फैट बन गया है, एवरीबडी इज हैविंग इट, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि वेट हमें अपना एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हमें नॉर्मल रेंज में रखना है ताकि जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, ज़्यादा हमें मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। तो वो चीज़ें जो होती हैं, अगर बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज में है तो पेशेंट विल कंसीव फास्टर। और मैम जैसे देखा है कि जो ओवरवेट लेडीज होती हैं तो उनको भी कंसीव करने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है, डेफिनेटली आती है। और हम उन्हें कहते हैं, कई बारी तो हम 3 मंथ्स के लिए उन्हें वेट रिड्यूस करने के लिए भेज देते हैं, और उसके बाद वो आराम से नेचुरली कंसीव करके आ जाते हैं। अच्छा, ये भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। ओके। और मैम एक आजकल अगेन टर्म जो हम बहुत सुनते रहते हैं वो है कि PCOD या PCOS जिसको बोलते हैं, एक तो ये क्या चीज़ होती है और इसका प्रेगनेंसी पे या कंसीव करने पे क्या असर होता है? ऐसा है कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज जो हैं आजकल कॉमन है, और ये एक आप कह सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। ओके, जिससे लड़की के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, फेस पे बाल आ जाते हैं और वेट इंक्रीज हो जाता है, और प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है। ये तो लाइफस्टाइल चेंजेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज डन विद अ रिमोट, एक्सरसाइज की कमी और जंक फूड, एवरीथिंग। तो उसमें प्रेगनेंसी में फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, राइट मैम। मैम एक है कि आजकल ना वर्किंग हमारी बड़ी चेंज हो गई है। पहले हम कहते थे अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, आजकल वो सब उल्टा हो गया है कि हम बहुत लेट नाइट तक जागते रहते हैं और दिन में सोते रहते हैं। जो हमारा सर्कैडियन रिदम है जो वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका भी क्या कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है? डेफिनेटली, जहाँ पे भी हम नॉर्मल चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, जैसे हम लेस आवर्स ऑफ स्लीप है या मोर आवर्स ऑफ स्लीप है या इवन बोथ थिंग्स, सो हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारी एक्सरसाइज नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमें इफेक्ट कर रही हैं। Okay. मतलब ये जो बना है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, सो इट इज़ ट्रू, राइट।
और मैम थायराइड है किसी को या डायबिटीज़ है किसी को, अगर मेल को है वो इफ़ेक्ट करता है या फीमेल को है अगर, वो तो मुझे लगता है कि करता ही है। दोनों को इफेक्ट करता है। अच्छा, दोनों को ही। थायराइड अगर लेडी को है, जैसे हम प्रेगनेंसी में तो हम बहुत स्ट्रिक्टली उसको रेगुलेट करते हैं। ओके। और डायबिटीज़ भी हमें, क्योंकि डायबिटीज़ बच्चे को भी इफेक्ट करती है, अगर मदर डायबिटिक है तो बच्चे पे असर होता है। तो इसलिए दोनों को हमें, मतलब दोनों चीज़ों को, थायराइड और डायबिटीज़ को मदर में कंट्रोल करना ही है। और मैन में अगर डायबिटीज़ होएगी तो उसका सीमेन काउंट इफेक्ट हो जाता है। और मैम जैसे जो आईवीएफ है, आइडली किस एज में लोग आते हैं आपके पास? मतलब 30s में आते हैं या अर्ली 20s में भी आ जाते हैं? जनरली जल्दी नहीं आते। मतलब अगर सपोजिंग किसी की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और ठीक नहीं हो सकती, फिर वो अर्ली एज में आ जाते हैं। जनरली आफ्टर 35 आते हैं। 40 के बाद भी आते हैं। और क्या लास्ट एज क्या है जब तक आप करवा सकते हो? ऐसा है कि अब तो लॉज पास हो गए, सो इसलिए एक एज उन्होंने 50 इयर्स तक ही अलाउ किया है। अच्छा, एक लेडी 50 इयर्स तक, एक आदमी 55 इयर्स तक आईवीएफ के लिए जा सकता है। और मैम विद एज, जैसे लेडीज़ का आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि उनकी फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, और क्या मेल्स पे भी विद एज फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। उनका मतलब जो फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल है रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। जैसे एक लेडी को ज़्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू अ मैन, बिकॉज इट इज़ नॉट अनकॉमन कि आदमी की बहुत एज हो और उसको मतलब कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई हो, लेकिन डेफिनेटली इफेक्ट करता है। सो इसलिए एक बहुत ज़्यादा ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना चाहिए कि आदमी को भी मुश्किल होती है, इसीलिए 55 की एज तक उन्होंने, तो लेडी की 50 इयर्स और आदमी की 55 इयर्स के तक ही आईवीएफ करा सकते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉज। ओके। और मैम बाय चांस अगर हम कहें कि स्पर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है या काउंट अच्छा नहीं है, तो उस केस में फिर क्या करते हैं हम? पहले तो काउंसलिंग ऑफ द कपल इम्पॉर्टेंट है कि आजकल जैसे अगर बहुत लो काउंट है तो आजकल तो टेक्निक्स हैं आईवीएफ की, जैसे ICSI है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें आप सिंगल अच्छा स्पर्म लेके फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकते हो। एक सिंगल स्पर्म को चूज करते हो आउट ऑफ ऑल द स्पर्म्स। ओके, तो वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं आई थिंक, तो उनमें से इट्स इजी टू चूज सो मेनी। या यू विल सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट चूज करेंगे, और ताकि जिसका सबसे अच्छा पोटेंशियल लग रहा है कि ये फर्टिलाइज कर देगा। ओके, सो दैट वे ICSI हैज हेल्प्ड। अगर किसी का 0 काउंट है तो क्यों 0 काउंट है, पहले तो वो रीजंस ढूंढे जाते हैं। अगर कोई ऐसा रीजन है जो ठीक नहीं हो सकता, फिर सीमन बैंकिंग अवेलेबल है, लोग डोनर सीमन सैंपल ले सकते हैं। ओके, तो जेनेटिकली वो फिर मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों पेरेंट्स पे नहीं होगा। एग अगर मदर का है तो जेनेटिक मटेरियल मदर का ही है। अगर स्पर्म बाहर से लिए है तो फादर का जेनेटिक मटेरियल नहीं है।